अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देश में मौजूद इस रियासत के जनाब रेवंत साहब और हमारे बड़े भाई इस जमात को लेके हमेशा फिक्रमंद रहते जनाब साबिर साहब और सदर जमीयत उलमा इस रियासत कमीना और साथ ही मेरे साथ हज कमेटी चेयरमैन जनाब अशरफ अशरफ साहब और तमाम कमेटी के जिम्मेदार और सामने बैठे मेरे तमाम अता से आए हुए मेरे भाई सबको मेरा सलाम करता हूँ। मुझे बेहद खुशी होती है कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में आप इतनी दूर से यहाँ पे आए, आदिलाबाद से लेके अचलपेट तक अलमपुर से कंप्लीट जितने भी जमीयत उलमा के जिम्मेदार सिर्फ 2 दिन की टाइम में लिमिट में इतना दूर आए तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साहब आप सब आने का। और ये जमात ऐसी जमात है कि हमेशा हम यहाँ पे गवर्नमेंट में आने से पहले ये जमात हमारा इतना साथ दी कि हम इतना भी जमात के लिए कुछ भी करे तो भी कम है हमारे लिए। तो मैं बोलता हूँ सीएम साहब उनका बहुत सारा हमने कर्ज है कि जमात ये ऐसी पहली जमात है इलेक्शन से पहले कांग्रेस की तारीफ में सपोर्ट किए, हर अंदाज में हमारे लिए काम किया। मैं सबको बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी थी मरहूम मीर शबीर साहब जो हमेशा कांग्रेस की तारीफ में रहते थे और उनका नहीं उनके वर्तन साबिर साहब जो हमारे साथ 2 टकराव में हमारे तारीफ में हमारे वजीर आला के ऊपर बहुत ही उनको यकीन था कि ये ऐसा लीडर है जो हमेशा सच्चाई सोचता है। और ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अपन 2 साल में हुकूमत में आए, ऐसा कोई मुस्लिम प्रोग्राम नहीं जब हम सीएम साहब को दावतनामा पहुंचाते हैं वो हमेशा कभी हमको मालूम नहीं किए। कितने भी प्रोग्राम बना लिए, छोटा प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम पूरी जमात का तबलीग में जो सुन्नत जमात है तो पहले हदीस जमात है तो सब जमात वालों से सीएम साहब पर्सनली मुलाकात किए। बजट के मौके पर इंशाल्लाह जितना हो उतना आप दुआ किए। और इस बात में बताना चाहता हूँ ये वक्त आपका है, ये हुकूमत आप सबकी है। आप हमारे पास कुछ भी आपका डिमांड लेके आए, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सीएम साहब हम सबके चाहिए रेवंत रेड्डी साहब उसको इमीडिएटली आपके केवल में हल करेंगे। और इस बात हम से सदर साहब बता रहे हैं कि हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के फीस के लिए मुश्किल हो रही है। मैं उस स्कूल के ताल्लुक रखता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम गवर्नमेंट में आए बाद में जितने भी ओवरसीज स्कॉलरशिप थे एक भी ड्यू नहीं है, कंप्लीट फीस पे कर दिया गया है। किसी का भी 1 रुपया भी ये गवर्नमेंट ने बकाया नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो भी है तालीम से ही तरक्की होती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप अपने बच्चों को आला पढ़ाई के लिए यूएस भेजते, लंदन भेजते, ये हुकूमत साथ देने के लिए तैयार है। मैं सीएम साहब के मौजूदगी में आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितना भी ओवरसीज स्कॉलरशिप है ये हुकूमत तैयार है देने के लिए। बस आप आगे आना चाहिए, आप पूछना चाहिए, आप देखिए आपका मेरा ऑफिस हमेशा खुला है, कुछ भी आपको बोलना चाहते हो। मैं आपके जो मिनिस्टर है जो वजीर अजम साहब, मैं बोलता हूँ डेली 10 बजे ऑफिस को आते हैं, शाम में 7 बजे तक ऑफिस में रहते हैं। बस आप जाइए, उनसे गुजारा करिए, कोई नहीं मिलते तो हम नहीं मिलूंगा। हम हमेशा आपके साथ में रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, आप हमेशा हमारा साथ दीजिए। हमसे जो भी मांगना है मांगिए, जो भी निर्णय कीजिए, करने वाला अल्लाह है। अल्लाह हमको जरिया बनाना है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे हाथ मजबूत करिए। आने वाले जो इंतखाबात है उसमें कांग्रेस का साथ दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा तेलंगाना की तरफ से एग्जीक्यूटिव मीटिंग लगा, जनरल सेक्रेटरी मेरा भाई पीएम साहब ने 2 दिन के समय के अंदर तेलंगाना कोने कोने से जमीयत उलमा जमाना को बुला के
ये जलसा आज करवा रहे मंच पे जाने माने नेता लोग और हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने इस दिल में हाजिर होकर जो जमात इस देश आज़ादी के लिए जो लड़ा, इस देश आज़ादी जो दिलाए, आज भी इस देश में गरीबों के तरफ से सोचकर सरकार की तरफ से गरीब लोगों को जो मदद मिलना है और गरीब जो तकलीफ उठा है वो तकलीफों के बाद में सरकार के नजर पे ले आने के लिए जो कोशिश कर रहा है, जरूर कोई भी नेता हो, कौन सा भी पार्टी का नेता हो, जमात उलमा को अभिनंदन करने का बहुत जरूरत है। इस देश में बहुत सारे राजनीतिक दल आए गए, कोई सरकार में बैठे, कोई बिना सरकार में भी आए गए, मगर यकीन से मैं कहना चाहता हूँ, इस देश आजादी के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 100 साल के ऊपर जो मेहनत की, आज भी कोने कोने में इस देश में खड़े जहाँ जहाँ है वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस झंडा लहराते रहता है। कांग्रेस के साथ साथ और किसी को इस तारीख में तारीफ करना अगर मौका मिले तो जमात उलमा को तारीफ करना चाहिए। 1919 से शुरुआत होकर 100 साल के ऊपर इस देश के लिए, देश आजादी के लिए जो काम किए, इस देश में जब जब तकलीफ पैदा करने के लिए लोगों ने कोशिश की, तब तब सब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को कोई फर्क नहीं देते। इस देश में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी मिलकर जोड़कर इस देश को आगे ले जाने की कोशिश की, उसमें जमात उलमा को कोई नाम अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि हर वक्त कुछ ऐसे दल हैं चुनाव आए तो जीते, कुछ ऐसे दल हैं सरकार में बैठे तो कागज लेके मिलने के लिए आते हैं। ना जमात उलमा ऐसा नहीं है। जमात उलमा गरीब लोगों की तरफ से गली गली में जो जरूरत है उन मुद्दों को उठाते, वो मुद्दा हल्का करने के लिए कोशिश कर रहा है। खासकर विशेषकर कोड़कल में कुछ लोग मेहनत करके पुलिस जबरदस्ती करके मुझे चुनाव हराया असेंबली में। उसके बाद 4 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट चुनाव आया। तब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने ये कहा, आप पार्लियामेंट चुनाव लड़ना है, वो भी मध्याजगिरी से। वहां पर जो पिछले सरकार चलाए 7 असेंबली में उनको 4 लाख मेजॉरिटी थे असेंबली चुनाव में। ऐसे जगह में मुझे चुनाव लड़ने के लिए पार्टी आदेश दी। जब पार्टी आदेश देने के बाद भाई भी तय कर लिया, मल्काजगिरी में नॉमिनेशन डाला। उसके बाद लोगों से मैं मिला, वो लोग ये कहा जमात उलमा शबीर अली साहब से आप मिले तो ठीक होगा, क्योंकि जमात में उनका पकड़ है, वो ईमानदारी से काम करने वाला है। आगे अपने लिए अगर उनके तरफ से इशारा किया है अपने लिए पैदा होगा चुनाव में, तब अंबरपेट में पीर शबीर अली साहब को मिलने के लिए मैं घर पे गया। बात भी मिला,
बात होने के बाद मेरे साथ में जो लोग थे उन लोगों को बाहर निकलने के दरवाजा बंद करके फिर सदर साहब से मैं पूछा, अभी चुनाव है ना, अच्छा बुरे रहता है, चाय पानी का भी खर्चा रहता है, तो क्या करें? तो ये बोले, वो खुद बनवा के चाय बुला के चाय लगाते, मुझे चाय मिला के, साहब हम किसी से मदद नहीं लेंगे, कोई भी हमें हम लोगों को जितना हो सके हम उतना मदद करते हैं। साहब मदद लेने वाले नहीं है, जगह कोई भी तकलीफ में आए तो मदद करने वाले हैं। इस चुनाव में हम लोग हमारे मेहनत से हम लोग कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे चुनाव में आपको जिताएंगे। बात ये उसके बाद मलकाजगिरी में 11,000 वोट से MILP बनकर दे दिया। रेलवे से दिल्ली जाने में जगह रेलवे का मेहनत है, मैं यकीन से मुख्यमंत्री होना पे मैं कहना चाहता हूँ। जिस दिन तकलीफ था, जिस दिन चुनाव में जीतना उतना आसान नहीं थे, उस दिन मैं जगह लगा पीर सैयद साहब से मैं मिलने के लिए गया, वो वादा किए हम दिल लगा के हम मेहनत करेंगे, आपको जिताने के लिए कोशिश करेंगे। वो बात निभा लिए, उन लोगों की मेहनत से, खासकर हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों ने मुझे मदद की, चुनाव में जीत कर दिल्ली है। पार्लियामेंट में मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उनके खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं, गरीबों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो मोदी जी, अमित शाह जी को कदम उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लोकसभा राज्यसभा में चुप रहे थे, लोकसभा में राहुल गांधी जी के फौजी बनकर हम लोग मोदी और अमित शाह के खिलाफ लड़े। जब पार्टी ने पहचाना अरे मतलब कुछ काम का है, ये कुछ कर सकता है, इसको जिम्मेदारी नहीं कि मुझे सोनिया गांधी जी सोचकर मुझे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष ने बनाया। 3 साल हमने सबके मदद लेकर मेहनत किए, 3 साल में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाए। इस सरकार माइनॉरिटी की मदद से इस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस पार्टी देश की सरकार चलाए, राष्ट्रपति जी से लेकर मुख्यमंत्री तक हर बार माइनॉरिटी को बराबर हिस्सा दिए। ये किसी ने किसी को उतार के नहीं दे रहा है, ये आपका हिस्सा है। आप मेहनत के देश आजादी के लिए आपसे ही होकर माइनॉरिटी ने बैठकर यहाँ पर निजाम सरकार के खिलाफ भी सोएबुल्ला खान से लेकर बहुत सारे माइनॉरिटी लोग सरकार के दूसरे जो हुकूमत चलाए, डिक्टेटरशिप को चलाने के लिए कोशिश किए, उन लोगों के खिलाफ जो माइनॉरिटीज ने जो कदम उठाया, इसलिए जाहिर से तीसरे राष्ट्रपति में बहुत सारे राज्यों में, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक जगह जगह में माइनॉरिटी के, मुसलमान माइनॉरिटी के मुख्यमंत्री बनाए कांग्रेस पार्टी। इस देश में केंद्र सरकार ने सलमान खुर्शीद जी से लेकर अहमद पटेल, आजाद साहब तक, इस राज्य में शबीर अली जी से लेकर अजहरुद्दीन तक हम लोग सरकार में माइनॉरिटी को जब मौका मिले हिस्सा दिए। 8 एक ही कदम से, एक ही आर्डर में मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद 8 कॉर्पोरेशन को माइनॉरिटियों को मैं शहर में बनाया, वो इसी हम पे है। हम लोग कभी भी नहीं बोले हम इतना करें उतना करें, जो काम करना अपनी जिम्मेदारी, अपने को भरोसा करके तो माइनॉरिटी को एक कुर्सी में बिठाए, उन लोगों के हिस्सा पूछे ना पूछे घर तक पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारा है। इसीलिए हम लोग जो साहब ने कहा सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे
100 साल पहले ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में किए, 100 साल तक कोई किसी ने वो कदम नहीं उठाया। पहली बार तेलंगाना राज्य में हम लोग सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे बनाया, उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का भी हिस्सा निकाले। क्यों निकाला? जैसे डॉक्टर वैएस राजशेखर रेड्डी साहब ने, अहमद पटेल साहब ने, आजाद साहब ने, शफीर अली ने 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। वो आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि भाई हिस्सा कहाँ है? आप गिने क्या, गिनती किए क्या कितना माइनॉरिटी लोग है? बिना गिनती आप कुछ रिजर्वेशन नहीं दे सकता। आगे आपको वहीं पर तकलीफ होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए हम सोच करते हैं ये जो सिविक सर्वे हम लोग किए उस पे बराबर माइनॉरिटी का भी कितने लोग हैं, कितने परसेंट है, कौन सी गली में कौन सी माइनॉरिटी है, पूरा हिसाब किताब बना के 12.5% आज तेलंगाना में माइनॉरिटी हो गए। आज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। पहले लोग बोलते थे, लोग सुनते थे हम 12% है, 14% है, 15% है, अंदाजा से बोलते थे। पर अंदाजा कोर्ट में कुछ काम का नहीं है। कोर्ट के सामने अगर अब पेश करना है, आगे 4% रिजर्वेशन को अगर बचाना है तो हिसाब किताब होगा। पढ़े लोग एक बात कहे, 100 अपना एक लिखना, लिखने का बहुत जरूरी था। पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, लिखने का बहुत जरूरी है आज की तारीख में। इसीलिए हम लोग सर्वे किए, सिविक सर्वे माइनॉरिटी का पूरा बराबर हिस्सा करके जितने लोग के हिसाब करके हम लोग तैयार किए। आगे कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर 4% रिजर्वेशन का मसला आए, एक कागज ले जाकर एक हिसाब किताब कोर्ट के सामने रखे तो 4% रिजर्वेशन परमानेंट हो जाएगी। आज के तारीख में हजारों डॉक्टर लायक रिजर्वेशन की वजह से अब माइनॉरिटी ग्रुप 4 में नौकरी मिला, ग्रुप 2 में नौकरी मिला, ग्रुप 3 में नौकरी मिला। हाई लोगों को एलबी स्टेडियम में तो अपॉइंटमेंट आर्डर दिया हुआ है माइनॉरिटी के टीचर्स को सबको। इसीलिए भाई आज मैं साफ साफ एक बात कहना चाह रहा हूँ, सरकार का ने ज्यादा बांटने के लिए जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है। और मेरे सरकार ने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए सब कुछ दूंगा। भाई माइनॉरिटी के जिंदगी में बदलाव लाना है तो बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाओ। इस देश मजबूत होना है तो माइनॉरिटी बच्चे पढ़ना लिखना, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना। इस देश में नेता बनना, हुकूमत चलाना। कांग्रेस पार्टी में आपको जगह रहेंगे, मेरे साथ में चलाऊंगा। जिस दिन मैं असेंबली टिकट दिए, असेंबली को दिए, शफीर अली साहब ने बहुत सारे लोगों को दिए, और चुनाव में कोई भी नहीं जीता, फिर भी नहीं जोड़े। अजहरुद्दीन साहब को मंत्री बनाया, एमएलसी बनाने के दरखास्त रखे, तकलीफ आए तो सुप्रीम कोर्ट में भी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीधा जजमेंट दे दिया, एमएलसी बना दो। ये मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जब हम लोग पार्टी के तरफ से टिकट दिए तो आप लोग सब जमा होकर जिताने के लिए कोशिश करना। पहले माइनॉरिटी वोट से हम नहीं जीतेंगे, हमें पता है। हमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सबको मिला के अपने भाई जिसको भी टिकट मिला, कोई जमीन वाला रहता, कोई जायदाद वाला रहता, कोई बात रहता है कुछ समाज में, वो लोग बोले तो लोग यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। वो भरोसा देने का, वो भरोसा लेने का, भरोसा निभाने का जिम्मेदारी आप लोग लेना। क्योंकि चुनाव में नहीं जीते तो कोई फायदा नहीं है, जो जीता वही सिकंदर है। चुनाव में नहीं जीते तो आप टिकट दे रहे हो, टिकट पे आप लोग टिकट दे रहे हो, कोई चुनाव में नहीं जीत रहा, क्या करने वाले क्यों टिकट दे रहा है, ऐसी बात होते रहता है पार्टी के अंदर। इसीलिए जहां पर भी आज भी म्युनिसिपल इलेक्शन चुनाव हो रहे, जहां जहां पार्टी होगा किए, उन लोगों को जिताने के लिए आप लोग कोशिश करना, सबको साथ लेकर चलने के लिए आप लोग कोशिश करें।
हेट स्पीच के लिए जो कानून बना है, आने वाले बजट सेशन में कानून लागू करके तेलंगाना में पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन रही है। आप सबको बोल दिए, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट तक जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन ने बताया, पर मोदी के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़े जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को मैं गुजारिश की हेट स्पीच के कानून बना दो, आगे कहीं पर भी तकलीफ नहीं होना है, ये किसी ने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, ये ठीक नहीं है। आगे देश तरक्की करना है तो हेट स्पीच कम कर देना, हेट क्राइम भी पूरा तरफ कर देंगे। जो भी ऐसे कोशिश करेगा उनको तो अंदर डालने का बराबर हम लोग कानून बनाएंगे। कोई चिंता करने के लिए हम हैं, सबको साथ लेकर चलाने के लिए अपनी सरकार है। इस सरकार आपके मदद से बना है, आप लोग जो भी जरूरत है सरकार को दरखास्त दे सकते हैं, सरकार आपके दरखास्त को जरूर देंगे, जरूर उसका जो रास्ता निकालने का है वो रास्ता निकालने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि इस देश तरक्की करना है, इस देश जापान, जर्मनी, अमेरिका से, चाइना से अगर मुकाबला करना है तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी मिल के मेहनत करने का बहुत जरूरी है। क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल अगर इन्वेस्टमेंट अगर आना है, अगर बड़े बड़े कंपनी अगर अपने बच्चों को नौकरी मिलना है, अपने बच्चे के अच्छे तरक्की करना है तो कानून सही तरीका से चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होना है, सब मिलजुल के चलना है। जहाँ पर भी ऐसा मिलजुल के नहीं चलते, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट लगाने वाला नहीं है। कोई भी उनका कुछ पैसे डाल रहा है तो वो पहले देखेगा भाई मेरा पैसे का क्या भरोसा है, भरोसा मिलने के बाद क्या प्रॉफिट मिलने वाला है मुझे। कोई भी कारोबार करना है तो पहले जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका जो प्रोटेक्शन वो मांगेगा, आगे प्रॉफिट मांगेगा। ये दो रहना है तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना है तो हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी माइनॉरिटी सब मिलके सब मेहनत करना, सब आगे तरक्की करना। किसी एक ने तरक्की की है, किसी एक ने कमा लिया, किसी एक ने कुर्सी पे बैठा, ये नहीं चलता, ऐसा ज्यादा नहीं चलेगा। कोई कोशिश करते एक क्या कल दिल्ली से कोई आया था महबूब नगर में, क्या भाषण दिया आपने? अमित शाह जी ने जो भाषण दिया चेवल्ला में 4% मुसलमान रिजर्वेशन हम निकाल देंगे, तेलंगाना में सरकार बनाया तो 4% रिजर्वेशन निकाल देंगे। मैं मोदी जी अमित शाह जी से सवाल कर रहा हूँ, हिम्मत है तो तेलंगाना में सरकार बनाए के निकाल। चुनाव में आप सीट कैसे मिले सबको पता है। किसी ने आजकल डोनेशन किए, उनके पार्टी को खत्म कर देंगे और किसी वोट बदलाव किए। 35-36% वोट 15% कैसा हो गए? आप लोग सोचो, मैं बोलेगा नहीं, आप स्कॉलर से 9.5 लाख मेंबर से उसमें 50-40 हजार स्कॉलर से जमीयत उलमा में इस देश में 1 करोड़ जवान है, इसमें जमीयत उलमा 1 करोड़ लोग इसमें मेंबर से, सब लोग पढ़े लिखे सो ताकत वाले हैं, 1 करोड़ में समझदार वाले डॉक्टर लोग बड़े बड़े स्कॉलर से इसमें तेलंगाना में रियासत में 9.5 लाख आप लोग मेंबर्स है। एक दिन बस आप लोगों की एक जगह में 10 लाख जमा होने के लिए मुझे पता है आप लोगों को। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस देश में नफरत फैलाने वाले को जो वोट दे रहा है उनका नियत कैसे है वो सोचो। जो नफरत फैलाने वाले का तो पब्लिक को पता है, वो सामने खुल के दिख रहा है, खुल के बोल रहा है, उसको हम पहचान सकते हैं। जो आदमी को कौन जो धोखा दे रहा है, धोखेबाजों को पहचानना, वो कोई भी हो, कैसे भी हो, धोखेबाजों को पहचानना बहुत जरूरी है आज के तारीख। ऐसे लोगों बहुत खतरनाक होते हैं, उन लोगों से भी, क्योंकि जो पहचान सकते हैं वो दुश्मन को मुकाबला कर सकते हैं, जो नहीं पहचानते वो दुश्मन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आज
जो तेलंगाना कोने कोने से आप लोग इधर आए हुए, आगे हम लोग सब मिलके काम करेंगे, कानून बनाएंगे। सरकार के जो कॉर्पोरेशन की तरफ से जो वेलफेयर है, साथ ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो उनका रिसर्च पूरा मुझे दे दिए। मैं उसके बाद और जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम जो बजट मंजूर कर रहा है, उसको पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए सेल होना मुझे अभी यहाँ से दिखाया, मुझे भी समझ में आ गया क्योंकि हम पैसे दे रहे। बड़े लोग बोले पानी में भी डालो पैसे, जीत के डालो। जब पानी में फेंकना भी है, समुद्र में फेंकना है तो भी जीत के फेंको, कितना फेंके। तो ये मॉनिटरिंग सेल का बहुत जरूरी है। जरूर आने वाले बजट के अंदर मैं ये माइनॉरिटी जो सैंक्शन है उसका मॉनिटरिंग सेल एक आदेश ऑफिसर को लगा के, बाकी ऑफिसर और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को भी उसमें लगा देंगे। जो बजट मेरे जो खर्चा हो रहे उसी तरीका से हो रहे, सही आदमी को मिल रहा या नहीं मिल रहा, जो जिसको जरूरत है उनको पहुंच रहा या नहीं पहुंच रहा, उसका मॉनिटरिंग सेल आप बनाएंगे। सरकार आपके तरफ से सब कुछ मेहनत करेंगे। कभी कभी कुछ काम आगे पीछे हो जाएंगे, मगर हमारे नियत खराब नहीं है। और कभी हम भी चाहते अच्छा करने के लिए, और सिचुएशन कभी अपने हाथ में हवा कभी कभी साथ भी नहीं देते। तो इसीलिए ये सरकार सही तरीका से सरकार चलाने के लिए कोशिश करेंगे। जो माइनॉरिटी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए मेरे सरकार सब कुछ कोशिश करने वाला है। आप लोगों का जो दुआ है आगे भी वो दुआ रहना। आगे ये सरकार सही तरीका से चलाएंगे। हिंदुस्तान में तेलंगाना के सरकार के बारे में सब लोग तारीफ करिए, जैसा हम लोग सरकार चलाएंगे। क्योंकि ये सिविक सर्वे हम लोग करने के बाद अब मोदी जी को कंपल्शन हो गया। अब जनगणना में सब कुछ लगा, जो डॉक्यूमेंट हम बनाए तेलंगाना में वही आज पूरा देश में लागू करने के लिए डिसीजन लेना पड़ा। इसीलिए हम लोग अच्छा तरीका से सरकार चलाएंगे। जब भी आप लोग बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि आपको पता है 24 घंटे में 18 घंटा भी काम करो कम पड़ रहा है। मेरा मन भी तो मैं तरीका से हूँ। अभी 20 साल आप जहाँ बोलो तो वहाँ दौड़ने के लिए, भागने के लिए मैं तैयार। मेहनत करने में भी मैं कभी भी पीछे नहीं आया। यूसुफ है 2009 से मेरे साथ में पढ़ कर जो काम कर रहा है, पढ़ कर जो काम के बहुत सारे लोग आए हुए, लोगों को पता है मैं किसी तरीका से काम करता हूँ, कैसे मेहनत करता हूँ, सबसे कैसे मिलता हूँ। मेरे किसी गरीब से मिलने के लिए कुर्सी कभी भी बीच में नहीं आती। मैं कुर्सी देखकर किसी से नहीं मिलता हूँ, इंसान को देखकर मैं मिलता हूँ, इंसान को इज्जत करता हूँ, इंसान को कदर करता हूँ। मैं इंसान के साथ जोड़ने के लिए कोशिश करता हूँ। आगे भी अपने सरकार, ये सरकार मेरा अकेला नहीं है, आप अपना सरकार है। ये सरकार को बचाने का जिम्मेदारी आप सबका है। जो आज़ादी दिलाए, जब खुलेगा का आज़ाद दिलाने का जितना जिम्मेदारी है, ये सरकार बचाने का भी उतना ही जिम्मेदारी है। आपको जिम्मेदारी उठाने 100% मैं यकीन करता हूँ आगे भी हम लोग सब मिलके काम करेंगे। आगे तेलंगाना तरक्की में हम लोग हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए मैं यहाँ मेरा भाषण करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। हम बहुत मशहूर ममनून हैं जनाब चीफ मिनिस्टर रियासत की डिप्लोमानी तरफ से पेश किए हुए तमाम तालिबों और मेहमान को कबूल फरमाया और उसको हुआ अमल लाने का मिसाल बनाया।